सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। वही हुआ जिसका अंदाजा लगाया जा रहा था। डॉक्टर्स कह कर थक गए थे कि कोरोना की दूसरी लहर पहले वाली लहर से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है, लेकिन न तो हुकूमत को आवाम का ख्याल था और न ही आवाम के लिए सड़कों पर निकलने वाली अपोजिशन को आवाम का ख्याल था। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने सियासी जलसे किए। हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में कामयाबी का हदफ पूरा होने के बाद पूरे मुल्क में जलसे जुलूसों पर पाबंदी लगा दी, मगर पीडीएम ने इस पाबंदी को अपने खिलाफ साजिश करार देते हुए यह मौक़िफ़ अपनाया कि जलसों से तो कोरोना फैलता ही नहीं है। लेकिन जुलाई के महीने में एहसन इकबाल खुद क्या कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, जरा ये आप सुनिए। तो ये एहसन इकबाल की गुफ्तगू थी। और पीपल्स पार्टी जिसकी सिंध में हुकूमत है, उसने रातों रात पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध में बढ़ते कोरोना केसेस के बायस कारोबारी मराकज़ को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुले रखने की इजाज़त दी गई है, जबकि सरकारी और निजी दफातर में 50% कम स्टाफ रखने का हुक्म दे दिया गया, जबकि सिनेमा हॉल्स, मज़ारात और जिम्स को बंद करने का फैसला कर लिया गया है। आधी रात को यह फैसला करने की जरूरत अचानक क्यों पेश आई? सिंध हुकूमत ने जिनके कारोबार बंद किए उनमें से किसी से भी मशवरा तक करने की जहमत गवारा नहीं की। कल जब तालीमी इदारों को बंद करने का फैसला हुआ था तो सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा था कि सिंध में सिर्फ 5वीं क्लास तक के बच्चों को छुट्टी दी जाएगी। पीपल्स पार्टी सिंध में रातों रात SOPs लगा रही है और लोगों के कारोबार को महदूद कर रही है। कुछ कारोबार तो मुकम्मल तौर पर ही बंद कर दिए गए। यहां कोरोना को बड़ा सीरियस ले रही है, लेकिन मुल्तान में यही पीपल्स पार्टी न सिर्फ मुल्तान बल्कि मुल्क भर के लोगों से अपील कर रही है कि वो पीडीएम के जलसे और पीपल्स पार्टी के यौम तासीस को 30 नवंबर को कामयाब बनाएं। ये कैसी पॉलिसी है, ये कैसी सियासत है कि सिंध में लॉकडाउन के नाम पर आवाम से रोजगार छीना जा रहा है? और मुल्तान के जलसे के लिए बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि मैं आवाम को मुल्तान के जलसे में शिरकत की दावत देता हूं। इससे पहले गुज़िश्ता 4-5 रोज़ में 2 पेशावर में हुए जमात इस्लामी और पीडीएम का, और एक जलसा मानसेरा में भी हुआ था। वहाँ जलसा करने की इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन इसके बावजूद वो जलसे हुए और उन जलसों के कई दिन बाद भी अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई है। ये इस वक्त पूरी सूरत हाल है मुल्क भर की। इसी पर गुफ्तगू करते हैं। शौकत यूसुफजई साहब, खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वज़ीर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। पीडीएम का जलसा हुआ, उसके साथ साथ जमात इस्लामी का भी जलसा हुआ। आपकी इंतजामिया की जानिब से इजाज़त नहीं दी गई थी। उस दिन आपका वीडियो पैगाम भी चल रहा था कि कोई भी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो कार्रवाई कहाँ है? अभी तक इंतजार हो रहा है उस कार्रवाई का। शौकत साहब, अगर यही जलसा या इस तरह की कोई तकरीब आम लोगों ने की होती, कोई शादी ब्याह की तकरीब हुई होती, अब तक पूरे के पूरे खानदान गिरफ्तार हो गए होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा जी। चूँकि हम पॉलिटिकल लोग हैं, सियासी लोग हैं और जमहूरी लोग हैं, लेकिन बदकिस्मती ये देखें, अगर हम फौरी कार्रवाई करते हैं उस वक्त तो पूरा मीडिया भी कहता है कि जी देखें ये तो अपोजिशन जलसा कर लेती, बस क्या होता, कुछ भी नहीं होता। ये सारी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं, भुगत भी चुके हैं। हमने इसलिए पूरी कोशिश की अपोजिशन से रब्ता करने की और पूरे 1 हफ़्ते से हम लगे रहे। जितने यहाँ के अपोजिशन पार्टियों के पार्लिमानी लीडर्स थे उनसे रब्ते किए। एक कमेटी बनी वज़ीर आला महमूद ख़ान की तरफ से, जो वज़रा की कमेटी थी, उसमें मैं भी था और भी 2-3-4 जो सीनियर मिनिस्टर्स थे वो भी थे। हमने इनसे रब्ता किया और हमें पूरी तरह उम्मीद थी कि इंशाअल्लाह ताला कि ये लोग हमारे साथ बैठेंगे। और चूँकि एक नेशनल काज है, हमारा भी जलसा था 21 को जब हमने पोस्टपोन किया। और हमने क्यों पोस्टपोन किया? हमने इसलिए पोस्टपोन किया कि जब NCOC की रिपोर्ट सामने आई और उन्होंने बताया कि जी कोरोना फैल रहा है, तो उसके बाद तो फिर कोई ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि हम सारे चारों सूबे मिलकर NCOC में फैसले करते हैं और वफाक उसमें सिंध गवर्नमेंट भी होती है, हमारी भी है, चारों सूबों की सूबाई हुकूमतें और वफाक होती है और मिलकर फैसले करते हैं। जब उन्होंने फैसला किया कि इसके बाद कोई जलसा जुलूस नहीं होगा, तो हमारे जो बिल्कुल हमने तैयारी भी की हुई थी। और मैं समझता हूँ कि अगर हम जलसा करते वो तारीख़ी जलसा होता, लेकिन हमने वो पोस्टपोन कर दिया और अपोजिशन से दरख्वास्त की कि जी आप भी ना करें। लेकिन अपोजिशन की जो एक ज़िद है वो ज़िद है कि जी आपने जो जलसा किया था स्वात में, भाई हमने किया था तो आपने मानसरा में कर लिया, बस ठीक है, बराबर हो गया, लेकिन नहीं, अभी हमने और भी करने हैं। तो देखिए, ये संजीदगी और गैर संजीदगी का मसला है। ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि कोई
और जो हम कहते रहे हैं कि इनका आवाम के साथ, आवाम की कोई फिक्र नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को करप्शन के केसेस से बचाने के लिए, हुकूमत पे दबाव डालने के लिए ये सारी हरकतें हो रही हैं। अदरवाइज़ अगर आप वो देखना चाहते हैं कि जी पॉपुलरिटी, तो वो तो गिलगित बल्तिस्तान के जो इलेक्शन हुआ है वो तो रिसेंटली हुआ है, उसमें तो कोई दो राय है नहीं, सबके सामने है रिज़ल्ट कि उसमें क्या वहाँ पे मरियम बीबी ने खिताब नहीं किया, क्या वहाँ पे बिलावल जरदारी पूरे 2 हफ्ते नहीं रहे, क्या उन्होंने अपनी बयानियाँ पूरी तरह बयान नहीं किया वहाँ पे, लेकिन लोगों ने मुस्तरद किया ना। तो यही हम कहते रहे कि जी अभी चूँकि गिलगित बल्तिस्तान का रिज़ल्ट आ गया है, उससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा। तो जब तक कोरोना है, महीना डेढ़ आप ना करें, उसके बाद आप दोबारा आएँ, हम भी कर लेंगे। अगर आप चैलेंज करते हैं कि जी पॉपुलरिटी की बुनियाद जलसा है, तो एक जलसा हम भी कर लेंगे, आप भी कर लें। और मैं आपको बताऊं कि पेशावर में तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम 1.5-2 लाख लोग ये निकालेंगे, इसलिए कि जो पार्टियां उसमें 11 शामिल थी, उसमें ANP जो है वो है ही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पेशावर रीजन में है। इसी तरह जो JUI है वो भी आपको पता है साउथ में है ज़्यादातर, और जो तीसरी जमात थी वो है आफ्ताब शरपाव साहब वाली कौमी वतन पार्टी। तो इनकी तो बुनियाद ही यहाँ पे है। तो हमारा ये ख्याल था कि चलो PMLN और पीपल्स पार्टी अगर 10-10 हज़ार लोग निकालेगी तो ये लोग 15-15 निकाल लेंगे। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो तो बहुत हाई थी, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि लोगों ने इनको इसलिए मुस्तरद किया कि जो बयानियाँ जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपील करते रहे, वज़ीर आला महमूद खान अपील करते रहे लोगों से कि जलसों में ना जाएं, SOP को फॉलो करें, तो ये शुक्र है कि लोगों के अंदर ये शऊर आ गया। जितने लोग NCOC की SOPs में बताए गए हैं, जो एक लिमिट रखी गई है बाहर कोई भी तकरीब करने की, कोई एक्टिविटी करने की, उससे तो ज़्यादा लोग थे ना इस जलसे में। जी बिल्कुल, वो तो उस पर तो दो राय नहीं है। देखिए हमने तो कोई इजाज़त भी नहीं दी, इसलिए नहीं दी कि ये ठीक नहीं था, हमने उनको बार बार कहते रहे, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती करना था। 2 ऑप्शन थे, या तो लड़ाई मार कुटाई होती, हम रियासत के पास बड़ी ताकत होती है, ऐसा नहीं है कि रियासत कमज़ोर होती है, लेकिन क्या अब जो वर्कर वो तो बेचारे उनको तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तो ये कि उसके ख़िलाफ़ अगर फोर्स इस्तेमाल हो जाती तो फिर यही मीडिया होता, यही कहते हैं कि जी ये क्या हो रहा है क्या है। तो हमने एक वो उनको पहले भी इन्फॉर्म किया था, अभी भी हम बाकायदा मॉनिटरिंग हो रही है कि जहाँ जहाँ से लोग आए थे जलसे में शिरकत की, हम बिल्कुल उसकी निगरानी कर रहे हैं। अगर वहाँ फैलता है जहाँ से लोग आए हैं और वहाँ पे अगर कोरोना फैलता है तो बिल्कुल उन लीडरों के खिलाफ हम एक्शन लेंगे। तो हमने उसको नती किया इसके साथ कि अगर रिजल्ट खराब आता है, इतने प्यार से आपने इनसे दरखास्त की, ज़्यादा होता है, इतने सॉफ्ट स्पोकन होकर आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कौन मानेगा इस बात को? हुकूमती रेट को तो फिर चैलेंज होना ही था। अगर कोई अब आम आदमी अपनी पर्सनल प्राइवेट कैपेसिटी में किसी भी ग्राउंड में कोई टेंट लगाकर तकरीब करता है, वहाँ 700-800 लोग जमा होते हैं, तो फिर पेशावर की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कोई कार्रवाई तो नहीं करेगी ना उसके खिलाफ? नहीं, देखिए पॉलिटिकल चीज़ें और होती हैं, जो निजी तकरीबात की आप बात कर रहे हैं वो और होती हैं, वो लोग फॉलो करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सारे जो है वो सामने आ जाते हैं। वो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बड़ी स्ट्रांग है अल्लाह के फजल से, लेकिन यहाँ पे मैंने आपसे कहा ना कि हम चूँकि पॉलिटिकल लोग हैं, हम नहीं चाहते थे कि किसी किस्म की ताकत का इस्तेमाल हो और वो फिर ज़्यादा ख़राब होता। मैं आपको बता रहा हूँ कि उससे हालात और भी ख़राब होते, हम नहीं चाहते थे। और ये बदकिस्मती है कि जो अपोजिशन होती है वो एक नेक्स्ट टू गवर्नमेंट होती है और वेटिंग फॉर गवर्नमेंट होती है, लेकिन तो यहाँ पे तो आपको पता है वज़ीर आज़म इमरान खान तो खुद कई मौक़ों पर ये बात कर चुके हैं कि जब भी किसी मुल्क को तबाह करना हो तो वहाँ के इंसाफ का निज़ाम तबाह कर दो, गरीब के लिए और कानून हो, अमीर के लिए और कानून हो। और इस पर आप लोग अमल भी कर रहे हैं इस वक्त कि सियासी लोग चूँकि वो सियासत में, वो चूँकि अपोजिशन में, वो कानून तोड़ें, कोई मसला नहीं है, वो तोड़ सकते हैं। आम आदमी कोई कानून तोड़ेगा तो उसको फ़ौरन पकड़ लेंगे। नहीं, इसमें तो देखें ना, अगर हम कार्रवाई करते तो गरीब कोई मसला बनता ना। ये तो बेचारे वर्कर आते हैं, हमें पता है ना, हम पार्टियों के पुलिस वाले हैं, चाहे हमारी हुकूमत है चाहे किसी और की हुकूमत है, बड़ों को क्या कहते हैं, बस ऐसे ही उठा के गाड़ी में डाल के जाके बंद कर देते हैं, और तो कुछ नहीं होता है ना। उनको बुलाने वालों को पकड़ना, जो उन्हें दावत दे रहे हैं, जो उन्हें मजबूर कर रहे हैं। तो यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमने चूँकि इसको मॉनिटरिंग शुरू कर दी है, हेल्थ डिपार्टमेंट को हमने कह दिया है कि इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग करें। अगर मैंने आपसे कहा ना, ये तो हम पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि अगर कोरोना फैलता है इस वजह से, क्योंकि जहाँ से लोग आए थे उनके पूरा डेटा कलेक्ट हो रहा है और बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, तो उनके खिलाफ एक्शन होगा, ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ। लेकिन अगर बिला वजह बगैर किसी उसका अभी करेंगे तो आपको पता है कि
पॉलिटिकल चीजें हैं, वो फिर लोग कहते हैं जी यही लोग होंगे, तो शौकत साहब फिर हमारा यही मीडिया होगा। ये उसूल आम लोगों के लिए क्यों नहीं है? आम कोई शख्स अपनी तकरीब करे, उसमें 1000-1200 लोगों को बुलाए और उसके बाद जब वो लोग वापस जाएं, अगर उनसे किसी को कोरोना होता है, फैलता है, हेल्थ डिपार्टमेंट से आप कंसर्न करें, फिर कार्रवाई करें। फिर फौरी तौर पर आम आदमी के खिलाफ क्यों कार्रवाई होती है? कानून अलग अलग क्यों, जबकि वजीर आजम तो एक कानून की बात करते हैं। ये देखिए, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ, मैं आपके को डिनाई नहीं करता और होना भी इस तरह ही चाहिए था। लेकिन देखें, चूँकि एकदम ये 2-3 दिन 4 दिन पहले ये पाबंदियाँ लगी, तो हम नहीं चाहते थे कि लोगों को ये तासुर जाए कि कहीं गवर्नमेंट खौफजदा हो गई है, गवर्नमेंट डर गई है। हमने तो डरना तो नहीं था, हमने तो उनको पहले कह दिया था आप 10 जलसे कर लें, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। इससे पहले जो जलसा हुआ था, मैं उस वक्त मैंने बाकायदा जो पिछली गवर्नमेंट में जलसा हुआ किया था इन्होंने पेशावर में, आप यकीन करें मैंने सारी रात में ख़ुद वहाँ गया और पानी का छिड़काव किया था इनके लिए, क्योंकि गर्मी थी, और बाकायदा पीने के लिए पानी मैंने ऑर्डर किया था कि वहाँ फराहम किया जाए। तो ये तो कोई बात नहीं, हम पॉलिटिकल लोग हैं, न जलसों से घबराते हैं, न घबराना चाहिए, किसी को भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जल से जुलूस से गवर्नमेंट नहीं गिरती। अगर गिरती तो 126 दिन का धरना हमने दिया था, हमसे ज़्यादा धरना कौन दे सकता है? तो ये तो 26 दिन देने वाले भी नहीं है। आपको पता है, मैं अभी फुटेज देख रहा था, आपके कैमरामैन को भी दिखा रहा था कि वो जो जिस तरीके से वर्कर वो एक दूसरे के खिलाफ लाठियाँ एक दूसरे को मार रहे थे, जो एक दूसरे को फलांग रहे थे, वो तो किसी ने दिखाया ही नहीं है। तो ये तो देखें, मुख्तलिफ पार्टियाँ इकट्ठी होकर ये क्या कर सकती हैं? ये तो देखें ना, 11 पार्टियाँ मिलकर 10,000 लोग इकट्ठा नहीं कर सकी, तो फिर इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? आप मुझे बताएं। हुकूमत ने तो जो लोकल तादाद महदूद की है वो 300 तक की है, 200 तक की है। उन्होंने तो इतना बड़ा चैलेंज, हुकूमती रिट को चैलेंज कर दिया, कानून की अमलदारी उन्होंने ख़त्म कर दी। अगर चलें, आपके बकौल 7-8 हज़ार लोग थे, 7-8 हज़ार लोगों ने तो SOPs की धज्जियाँ उड़ा दी, लेकिन कहीं किसी हुकूमत ने कार्रवाई नहीं की, ना मकामी इंतज़ामिया ने, ना सूबाई हुकूमत ने, ना वफाकी हुकूमत ने। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, होना चाहिए था, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि इसके बाद अब देखते हैं कि पंजाब की हुकूमत क्या करती है, क्योंकि अब इसके बाद तो देखें ना, डबल स्टैंडर्ड सामने आ रहा है सिंध गवर्नमेंट का, पीपल्स पार्टी का। सिंध ने वहाँ पे कराची के अंदर लॉकडाउन किया, दूसरा तीसरा दिन है। अब कल से उन्होंने लॉकडाउन शुरू किया हैदराबाद के अंदर, ठीक है ना। तो अब उसके बाद उसकी जो लीडरशिप थी वो यहाँ बज़िद थी कि जी मैंने तो जलसा करना है। तो अब ये जो है ना, ये डबल स्टैंडर्ड, मैंने तो कल भी कहा, परसों भी कहा कि भाई आप क्यों जिद कर रहे हैं? आप तो कराची में लॉकडाउन कर रहे हैं, क्या वहाँ लोग ज़्यादा कीमती हैं, यहाँ लोगों की खून सस्ता है, क्या वजह है? मतलब आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि हमें एक्शन तो लेना था, लेकिन ज़ाहिर है हमने पॉलिटिकल उसकी खातिर कि कोई ऐसा गलत मैसेज न जाए, और हमने इस पर फ़ैसला किया, क्योंकि फ़ैसला 4-5 जो वज़रा बने, कमेटी बनी है, उन्होंने फ़ैसला करना था, और फिर वज़ीर आला के मशावरत से। तो ज़्यादातर हम सब ने मिलकर ये फ़ैसला किया कि जी हम इजाज़त इसलिए देते हैं कि इसमें बेचारे गरीब वर्कर सफ़र होंगे। सही, अगर उनको लाठियाँ पड़ती है, अगर वो उनको पकड़ा जाता है तो गरीबी पकड़ा जाता है। शौकत साहब, तो इस तरह है कि हम इनको मॉनिटर करते हैं। अगर जी अभी 27 तारीख को बख्तावर भुट्टो साहिबा की मंगनी होनी है। अब सिंध में भी यहाँ ये ऐलान हो चुका है कि जो ओपन एयर में शादियाँ होंगी उसमें 200 से ज़्यादा मेहमान नहीं आ सकते। जाहिर है उसमें 200 से तो ज़्यादा ही लोग आएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे सियासी लोग भी होंगे, बहुत सारे रिश्तेदार भी होंगे वहाँ, और आएंगे और वो कोरोना टेस्ट करके आएंगे, कोरोना टेस्ट करके आएंगे, बिल्कुल। लेकिन SOPs की खिलाफ वर्जी होगी अगर 200 से ज़्यादा है। वो लोग जो आएंगे ना, वो कोरोना सर्टिफिकेट लेकर आएंगे, और SOP फुल मास्क पहन के सब कुछ करके। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि डबल स्टैंडर्ड है ना। मैं ये देखें, अगेन मैं कहूँगा कि ये बहुत बड़ा मजाक हो रहा है। मुझे तो खुशी हो रही है कि उन्होंने ये SOP उनके लिए बना दी, लेकिन ये SOP हर जगह के लिए होनी चाहिए ना। फिर ये तो नहीं है कि बख्तावर या बिलावल या उनको खतरा है कि कहीं ये ना हो कि लोग आ जाए और हमें कोरोना हो जाए। चलें शौकत साहब, इस डबल स्टैंडर्ड का खात्मा हमें उम्मीद थी कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत करेगी। मैं आपकी तरफ एक सवाल लेकर वापस आता हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, नून लीग के रहनुमा हैं। सिद्दीक साहब, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों खत्म नहीं हो रहा? पार्टी मुल्तान में लोगों को जलसे की दावत दे रही है, उनका यौम तासीस भी उस दिन के आए 30 नवंबर को जलसा कामयाब बनाए, और यहाँ कराची में कल रात नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिम्स बंद कर दिए, मज़ारात बंद कर दिए, रेस्टोरेंट्स को 10 बजे तक महदूद कर दिया, इतनी सख्त SOPs यहाँ नाफिज कर दी। ये तो बड़ा दौरा में यार दोहरी पॉलिसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल में, क्योंकि आज मेरे करीब भी 2 लोग
कोरोना से फौत हो गए और दोनों की नमाज जनाजा असर की ज़ोहर की नमाज के साथ ही थी। और भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं समझता हूं कि जहां तक सियासी फैसलों का ताल्लुक है तो उसमें सबसे ज़्यादा तो खुद पीटीआई की हुकूमत ने खिलाफ वर्जियाँ की। पहले गिलगित बल्तिस्तान में खिलाफ वर्जी की, फिर परसों अगर पीडीएम का जलसा था तो साथ ही जमात इस्लामी का भी जलसा था। और फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं वो फैसलाबाद में रैली निकाल रही थी। ये असल में जिसके हाथ में इख्तियार है, जो ड्राइविंग सीट पे है, उन्होंने अगर गिलगित बल्तिस्तान में ही इमरान खान साहब ने तो इलेक्शन रूल्स की भी खिलाफ वर्जी की और कोविड-19 के हवाले से भी उनकी पूरी काबीना ने ये काम गलत किए। फिर उसके बाद अपोजिशन के लिए कि भाई आप अपना काम तो करते हो, सिर्फ हमारे लिए कि अगर जमात इस्लामी के जलसे से कोरोना नहीं फैलता और पीडीएम के जलसे से कोरोना फैलता है, ये नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाह पीटीआई को करनी चाहिए थी, इमरान खान को करनी चाहिए थी। अब मैं जाती तौर पर ये महसूस करता हूँ बड़ी ईमानदारी से, मैं इस पे अभी सोच रहा था कि कोविड-19 का मामला इस दफा ज्यादा संगीन है, बढ़ रहा है। फैसला पीडीएम की लीडरशिप ने ही करना है। मेरा अगर जाती मशवरा मांगा गया या कोई ऐसी सूरत हुई तो मैं जरूर कहूँगा कि कोविड की बढ़ती हुई शरह और जो खतरनाक सूरत हाल बन रही है उसमें पूरे मुल्क में सियासी सरगर्मियां भी कुछ अरसे के लिए मुअत्तल की जाएं। ये मैं जाती तौर पर फैसला बाकी करना है। लेकिन इसमें ये जो राय आपकी, ये जाती राय, इस राय को आपने के आगे पीडीएम की क़यादत तक पहुंचाया? क्योंकि अभी जुलाई में जो एहसान इकबाल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कह रहे थे, अभी हमने उनका वो शॉर्ट सुनाया, उस वक्त वो कह रहे थे हम अपने लोगों की जानों को मुश्किल में नहीं डाल सकते, लोगों की जानों को खतरे में नहीं डाल सकते और हम तहरीक बाद में चलाएंगे, आगे चलाएंगे। तो उस वक्त तहरीक नहीं चलाई क्योंकि पहली वेव थी कोरोना की। अब ये लहर तो उससे भी ज़्यादा शदीद है। इस वक्त तो इस तहरीक का रुकना बड़ा ज़रूरी हो गया है लोगों की जानों की हिफाजत के लिए। मैंने आपके सामने बात रखी है, उस बात को भी करें ना। अपोजिशन पर ही आप दबाव डाल रहे हैं। मैंने आपको कहा क्या आप हुकूमत की मुजम्मत करेंगे, इमरान खान की मुजम्मत करेंगे, उनकी काबीना के लोगों की मुजम्मत करेंगे? बिल्कुल। मैंने आपसे ये भी अर्ज किया कि परसों की बात है, वहाँ की डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जमात इस्लामी, मैं नहीं बात करता, लेकिन उनको जलसे की इजाजत देती है। हमारा जलसा पीडीएम का जलसा वो जो है वो कोरोना फैलाव का बायस बनेगा। ये बात बराबर, बल्कि पहले आप ज्यादा मुजम्मत हुकूमत की और वजीर आजम की करें, उसके बाद सिद्दीक साहब अभी आपके ज्वाइन करने से पहले शौकत यूसुफजई से यही तमाम सवाल आपने करा था। शौकत साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। उनसे पूछा कि जब वहाँ कार्रवाई हुई, हुकूमती रेट को चैलेंज किया गया, जमात इस्लामी ने भी वहाँ जलसा किया, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हुई? उनको क्यों, अगर इजाजत नहीं दी थी, उन्होंने कैसे जलसा कर लिया? अगर आपने ये कह दिया है तो मैं तो अभी आपके चैनल पे प्रोग्राम में आ रहा हूँ ना। दूसरी बात, मैंने आपसे अर्ज किया कि मैंने अभी 2 जनाजे देखे तो मैंने ये महसूस किया कि नहीं ये बढ़ रही है। मैं जरूर बात करने की कोशिश करूंगा। सही। तो शौकत साहब बहुत शुक्रिया सदीकुल फारूक साहब। देखें, ये जो सदीकुल फारूक साहब ने बात की ना, मैं तो बड़े अरसे बाद इनको टीवी पे दोबारा देख रहा हूँ। काफ़ी माशाल्लाह मैच्योर बंदे हैं और सहाफ़त में भी रहे हैं। तो इनको देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमने सीरियसली लेना है। आपने इन्होंने बात की गवर्नमेंट की मजम्मत की। देखें, जब तक एनसीओसी का वो नहीं आया था ना, फैसला नहीं आया था, तो उस वक्त तो सारे जलसे कर रहे थे। हमने भी 21 का जलसा रखा था, हम उसके लिए तैयारी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आ गई कि जी 1% से जंप कर गया 9% पे, तो फिर उसके बाद फ़ौरन अनाउंसमेंट हुई कि जी कोई एक्टिविटीज़ नहीं, हम उसके बाद नहीं हो रही है। अगर कोई कर रहा है तो मैं भी उसकी मजम्मत करूँगा, नहीं करनी चाहिए। लेकिन शौकत साहब देखिए, ये जो जंप आया, ये जो आप जंप बता रहे हैं कि एकदम इसने जंप किया, फिगर बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये जंप भी तो उन्हीं जलसों की वजह से आया ना। वो जलसे हुए हजारों, चाहे वो हुकूमत ने किया, अपोजिशन ने किए, मैं भी जिसकी वजह से भी आया ना, देखें जिसकी वजह से भी आया है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर देखें जब इंसान को नहीं पता हो ना, वो तो एक अलग इशू है ना। लेकिन जब पता चल गया फिर उसके बाद जिद प्यारे रहे तो ये अच्छी बात नहीं है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट को या अपोजिशन को देखें, गवर्नमेंट अपोजिशन सेम चीज़ होती है। जमहूरियत के अंदर ये दोनों एक गाड़ी के पहिए होते हैं। अगर वो अपने आप को नहीं समझते तो अगर अलग बात है, इक्वली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आवाम की नुमाइंदगी देखें, जिस तरह गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों की नुमाइंदगी करती है
अपने वर्कर्स होते हैं, सेम वर्कर तो उनके भी होते हैं ना। तो अपने वर्करों को समझाना उनका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मौका है हमारे पास। अगर हम ये समझें कि नहीं गवर्नमेंट है, अगर लोग सिद्दीक साहब, तो ठीक है। आप लोग बैठ क्यों नहीं जाते आपस में, हुकूमत और अपोजिशन बैठ जाए, इस पर मशावरत कर ले, सिर्फ ये कोरोना वाले एजेंडे पर, एक नुकाती एजेंडे पर। जब ये लहर निकल जाए उसके बाद फिर चाहे ये तहरीक शुरू हो जाए, हुकूमत और अपोजिशन का अगर कंसेंसस हो जाए, कैसी रही है तजवीज़ आपके लिए? जी, पहली बात तो ये है, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई जलसा नहीं हुआ, ठीक है, कोई तो सियासी जलसा नहीं हुआ। और मैं रहता हूँ जहाँ इस्लामाबाद में स्वां गार्डन एक जगह है, एक बस्ती है दरमियानी, उसमें मैं रहता हूँ। तो यहाँ कोरोना जो बढ़ा है इस्लामाबाद में और पिंडी में, यहाँ तो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हुई। मैंने जब कुछ डॉक्टरों से, कुछ मेरे दोस्त हैं, स्पेशलिस्ट हैं, बहुत पुराने हैं, कुछ वो हैं जो कॉलेज में हमारे साथ थे, उन्होंने ये कहा कि इस दफ़ा मजीद कोरोना ये जो नया आया है ये बाहर से फिर आया, जो ज़्यादा आमतौर हुई है बैरूनी ममालिक से, वहाँ से लोग लेके आए हैं और यहाँ फैल रहा है। ये मुझे डॉक्टर्स ने बताया। अच्छा, अब उसकी एहतियात होनी चाहिए थी बाहर से आने वालों की। तो ये अपोजिशन के या गवर्नमेंट के जलसों के साथ लाजिमन नहीं फैल रहा। हाँ, लेकिन आपने जो बात की, इम्कानात तो हैं उसमें भी। एनसीओसी, एक मिनट, उसकी बात थी, तो उसमें भी कौन लेके गया भाई? आखिर असद साहब जो हैं वो उसके सरबराह हैं। तो उससे पहले ये जो वबाएं हैं इनकी तारीख है, उससे पहले ताउन है, उससे पहले इन्फ्लुएंजा। मैं आज गुबारे खातिर पढ़ रहा था मौलाना अबुल कलाम आजाद, उसमें वो इन्फ्लुएंजा का शिकार हुए। वो आज, यानी आप अंदाजा लगा लें ना कि आज से तकरीबन 70 साल 60 साल पहले की बात ना, सॉरी, उससे 100 साल पहले की बात। तो हमारे खातिर में भी पढ़ा है, तो करोड़ों लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंजा का शिकार हो गए, करोड़ों लोग जो हैं वो ताउन का शिकार हो गए। तो ये तारीख सामने, और ये ज्यादा हुकूमत को रखनी चाहिए। मैं जाती हैसियत में, कोई तारीफ करे ना करे, मैं जाती हैसियत में महसूस कर रहा हूँ, मैं अपनी बात पहुंचाने की कोशिश भी करूंगा। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो शौकत साहब, टेबल पर लेकर आए ना ऑपोजिशन को, मामला टेबल टॉक के जरिए हल होते हैं। आप इजाज़त नहीं देते, हुकूमत जलसा, ऑपोजिशन जलसा कर देती है, हुकूमत की रिट भी वहाँ चैलेंज हो जाती है। तो बेहतर है कि मुज़ाकरात के जरिए कोई इसका हल निकाल लिया जाए, वज़ीर आज़म ऑपोजिशन लीडर को बुलाएं, बैठें साथ। सर बिल्कुल, सर बिल्कुल हम तो चाहते हैं, और मैं अगेन बिल्कुल अपील भी करूँगा। और लेकिन ये कि मानना उन्होंने वैसे भी नहीं है, क्योंकि उनका इशू कुछ और है। इस वक्त जो इशू चल रहा है, आप देख रहे हैं कि जो केसेस हैं एहतसाब के, वो काफ़ी आगे स्टेज पर जा चुके हैं। तो इशू उनका कुछ और भी है। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब का आपको पता है कि हर गवर्नमेंट में वो शरीकदार रहे हैं, इस दफ़ा वो असम्बली से बाहर हैं। तो अगर उनको पीडीएम ने बना दिया चेयरमैन, उसका अपना सदर बना दिया, तो वो तो इसी पे भी खुश हैं कि चलो मेरी सियासत ज़िंदा हो गई। अब वो कराची जाएंगे तो बिलावल साहब उनका इस्तकबाल करेंगे, पंजाब जाएंगे तो मरियम भी इस्तकबाल करेगी, इधर आएंगे तो कोई और इसका इस्तकबाल करेंगे। तो उनके लिए तो मौजा ही मौजा है ना। लेकिन ये कि फ़िक्र करनी चाहिए आवाम की। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, बिल्कुल आपकी बात जो है सही है। मैं अभी आपके प्रोग्राम के बाद मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को भी एक रिक्वेस्ट करूँगा, अपनी तरफ से एक ईमेल करूँगा कि अपोजिशन को क्यों ना हम दावत दे दें और उनसे बातचीत कर लें कि आपने ये मौखर कर लें। इस पे देखें, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है ना हुकूमत। मैंने आपसे कहा कि जलसे जरूर क्या हुआ, जलसा अगर हम रोक लेते तो सारी दुनिया शोर मचाती कि इन्होंने तो लाखों लोगों को निकालना था, और वो भी कहते हैं कि जी हम तो इतने लोग ला रहे थे, इन्होंने छोड़ा नहीं। हमने छोड़ दिया तो 10,000 भी पूरे नहीं कर सके, यानी 11 पार्टियां थी, 900 बंदे नहीं इकट्ठे कर सके। तो ये पता चलता है कि आवाम बाशऊर हो चुके हैं, आवाम नहीं आ रहे हैं बेशक। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब आपका। और अभी एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी इस पूरी सूरत हाल पर जानेंगे। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और वज़ीर आज़म की जानिब से बड़ा वाज़ेह अंदाज में ये बता दिया गया कि अपोजिशन भी जलसे ना करे, अपने जलसे भी हुकूमत ने बंद कर दिए। तो अपोजिशन की जानिब से तासुर आया कि शायद हुकूमत घबरा गई है और इसलिए कोरोना का सहारा लेकर अपोजिशन पर जलसों की पाबंदी आयद की जा रही है। अब कितना ये मजबूत तासुर है, क्या वाकई ऐसा ही है, जानने की कोशिश करते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। नासिर साहब, वज़ीर आज़म बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं कि अब अपने भी वो जलसे नहीं करेंगे, अपोजिशन भी जलसे ना करे, और अपोजिशन के जलसों से हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये उनका कहना है। चूँकि कोरोना बहुत तेज़ है इस वक्त, इसलिए आपके जलसों पर पाबंदी की वो बात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये वाकई ऐसा ही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। देखें, कोरोना बिल्कुल है और उसके लिए एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करनी है हम सब ने मिलकर। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब को ये इतना सीरियस उस वक्त नहीं लगा जब वो खुद जलसे कर रहे थे, हालिया ही कुछ दिन पहले, या अभी जीबी के इलेक्शन थे तो उसमें भी उनके वफाकी वुज़रा साहबान वहाँ पे जाके बड़े जलसे कर रहे थे और गंद घोल रहे थे वहाँ पे, और उस वक्त उनको ये एहसास नहीं हुआ। अब आकर इन्हें पीडीएम के जब इतने बड़े जलसे हो रहे हैं तो इस वजह से अब ये उन पर पाबंदी की बात करते हैं। देखें, एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करनी चाहिए। आपने देखा कि हमारे चेयरमैन साहब जब भी इन जलसों में शिरकत करते हैं तो वो मास्क वगैरह उनको लगाते हैं, सैनिटाइज, और हर चीज़ हम चाहते हैं कि सब लोग भी मास्क लगाएं। लेकिन उसके अलावा जो सिलेक्टेड 18 है, ये जो गवर्नमेंट है, इसको हम ज़्यादा ख़तरनाक समझते हैं कोविड-19 से। तो नाज़ब, अब बज़ाहिर तो ज़ाहिर है जो आप लोग जलसे कर रहे हैं, पीडीएम के 4 जलसे हो चुके हैं, हमने देखा बड़े अच्छी तादाद में लोग वहाँ जमा हुए। ज़ाहिर 11 जमाती इत्तेहाद है तो लोगों को तो आना ही है, लेकिन अब हुकूमत तो ये कह रही है कि इन जलसों से कोई हुकूमत को ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप क्या समझते हैं, क्या प्रेशर बनाने में आप कामयाब हो गए? क्या हुकूमत कुछ घबराई आपके इन जलसों के नतीजे में? जी देखें, बिल्कुल हुकूमत घबराई हुई है। इनकी आप खुद देख लें कि किस तरह पहले जलसे के बाद इनका रिएक्शन था, और फिर ये जो बयानियाँ चला रहे हैं मुख्तलिफ जगह से कि जी इन जलसों से या कोई और जो मूवमेंट होती है उससे हुकूमतें नहीं जाती और पहले कभी नहीं गई। तो ये ठीक है, हकीकत है, लेकिन ये मौजूदा हुकूमत जो है ये लड़खड़ाती हुई हुकूमत है, ये मांगे तांगे की हुकूमत है। और पीडीएम के ये जो जलसे हैं जिसमें अवाम की इतनी बड़ी तादाद में शिरकत हो रही है, क्योंकि ये जलसे इनकी नाअहल पॉलिसियों की वजह से हैं। इनकी जो पॉलिसी की वजह से महंगाई हुई, आम आदमी का रोज़गार छीना जा रहा है, उसको घर देने की बजाय उसके घर जो है वो छीने जा रहे हैं। तो ये अवाम का रद्द अमल है, और जो ये हुकूमत मांगे तांगे की है, तो जो इनके एलाइज हैं वो भी जवाबदेह हैं अवाम को, तो वो कब तक इनका सहारा बनेंगे? मैंगल साहब ने इनकी इन गलत पॉलिसियों, इनकी वादा खिलाफियों और इनकी बदअमालियों की वजह से इनसे लाताल्लुकी इख्तियार की, और दीगर लोग भी अनकरीब इनको छोड़ देंगे, और जब वो इनसे अलहदा होंगे तो ये हुकूमत कैसे रह सकती है बाकी। तो यही पीडीएम चाहती है, और हम जमहूरी तरीका चाहते हैं कि जिसमें जमहूरी तरीके से इस सिलेक्टेड नाअहल हुकूमत से जान छुड़ाई। नाज़ब, गिलगित बल्तिस्तान में जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई, बिलावल भुट्टो जरदारी ने वहाँ एहतजाज किया, धरने वहाँ दिए हुए हैं, दोबारा गिनती हुई, दोबारा गिनती में तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई। तो पीपल्स पार्टी वहाँ अपनी नाकामी क्यों नहीं कबूल कर रही? अवामी रेफरेंडम इसको करार दिया गया था आपकी जानिब से, तो अवाम ने फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में सुना दिया, फिर अब मसला क्या है पीपल्स पार्टी को? देखें, ये पूरे जो भी रिजल्ट हैं सबके सामने है। वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, और उसका किसी के साथ अलायंस भी नहीं है। उसके दूसरी तरफ पीटीआई का अलायंस है, मुख्तलिफ जो वहाँ की मजहबी पार्टीज थी उनके साथ एमडब्ल्यूएम है, एक दो और हैं, उनके बावजूद उनके वोट पीपल्स पार्टी से कम थे। और जो पीडीएम की दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके भी अलहदा से हैं, पीएमएलएन के अलहदा वोट हैं, जेयूआई के या दीगर और लोग अगर किसी पार्टी की तरफ से खड़े हुए हैं तो ये। और ये जो एहतजाज हुआ है, ये एहतजाज इस वजह से हुआ है कि इस सीट पर
पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को फातह करार दिया गया, बाद में इन्होंने उनको दोबारा रीकाउंटिंग कराई गई तो 2 वोट से दूसरे को आगे कर दिया गया, फिर रीकाउंटिंग हुई तो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट 54 वोटों से उसकी बरतरी थी। फिर जो ये पोस्टल बैलेट आए उसमें भी उसके वोट ज्यादा थे। फिर इलेक्शन जो आरओ थे और इन सब से ये तय हुआ, वहाँ के जो कैंडिडेट हैं या सब ने मिलकर ये तय किया कि जो पोस्टल बैलेट है उनका फ्रेंसिक होगा और उसके बाद ये अनाउंस होगा कि कौन वहाँ पे जीता। इस पर सब मुत्तफिक हुए, जिसमें जितनी भी पार्टी के उम्मीदवार थे सब लोग। लेकिन उसके क्या हुआ बरक्स कि उसको जो पीटीआई के उम्मीदवार को डिक्लेयर कर दिया गया कि जी वो जीत गया। तो और भी दूसरी जगहों पे भी इसी तरह हुआ, इसलिए वहाँ के लोगों का ये रिएक्शन है कि ये इस तरह इनके जो वहाँ पे इन्होंने ठीक है जो भी तो इसका मतलब नाज़िब इलेक्शन की शफाफियत पर आप लोग को एतराज़ था, तो अब इस इलेक्शन के फौरन बाद वज़ीर आज़म ने इलेक्शन के तरीक़ेकार को शफाफ करने के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात की, सेनेट में शो ऑफ हैंड्स की बात की, तो फिर ये आईनी तरमीम आती है, हुकूमत इस पर आगे बढ़ती है, तो पीपल्स पार्टी तो साथ देगी ना फिर इलेक्शन के तरीक़ेकार को शफाफ बनाने के लिए? देखिए, हम हर अच्छी चीज़ में पीपल्स पार्टी ने हमेशा कहा है कि हम हुकूमत का साथ देंगे। जब कोई बुरा वक्त आता है मुल्क के ऊपर तो चेयरमैन बिलावल साहब हों, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हों, JUI के जो पार्लिमानी लीडर हैं, ANP के जो पार्लिमानी लीडर हैं, उन सब ने कहा है कि हम हुकूमत का साथ देंगे जब मुश्किल वक्त आएगा। लेकिन ये हुकूमत का आप अंदाज देख लेंगे, कभी भी वो सीरियस नहीं होती, हमेशा वो पीछे हटती है। तो अब ये कोई ऐसी अच्छी बात होगी तो हम उसको ज़रूर सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये हुकूमत हमेशा इन चीज़ों पर नहीं ठहरती। ठीक है, तो नाज़िब अब जहाँ जहाँ ये अपोजिशन जमातें आपकी जमात और मुस्लिम लीग नून हुकूमत में, वो आज़ाद कश्मीर में, सिंध में आप लोग कोरोना की SOPs की खिलाफ वर्जियों पर सजाएँ दे रहे हैं, SOPs को सख्त कर रहे हैं या लॉकडाउन लगा रहे हैं, और फिर जहाँ आप अपोजिशन में वहाँ पर आप दावतें दे रहे हैं, ये किस तरह की दोगली पॉलिसी, ये कैसा दोहरा मेयार है? यहाँ पर क्यों लॉकडाउन लगा रहे हैं, वहाँ पर क्यों आवाम को बुला रहे हैं? देखिए, मैंने आपको कहा कि एहतियात बिल्कुल करनी है कोरोना से बचने के लिए, लेकिन सिलेक्टेड 18 जो है ये ज़्यादा ख़तरनाक है कोरोना से। तो इसके लिए अगर कोई पॉलिटिकली जदोजहद की जा सकती है एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करते हुए, तो वो जारी रहनी चाहिए। ठीक है। अच्छा नाज़िब, अब नैब के इदारे पर भी आप लोगों को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आप लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हुकूमत और नैब का गठजोड़ है। ज़ाहिर है चूँकि नैब कार्रवाइयाँ नहीं करता हुकूमती लोगों के ख़िलाफ़, तो ये अपनी जगह किसी हद तक कभी कभार आपकी बात सही भी लगती है। लेकिन फिर चेयरमैन नैब जो हैं वो तो ये कहते हैं कि वो सिर्फ केस देखते हैं, वो फेस नहीं देखते। फिर क्यों अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस वक्त नैब कार्रवाइयाँ कर रहा है, हुकूमत के ख़िलाफ़ तो वो कार्रवाइयाँ नहीं इतनी देखने में आ रही? क्या कहेंगे इस पर? देखें, अगर इस तरह की बात हकीकत होती तो आज मालम जब्बा का जो केस है वो कहाँ पे है, BRT की वहाँ पे जो केस चल रहा है उस पर क्या हुआ है, जो ये सोनामी वो क्या जो बिलियन ट्री का केस था उस पर क्या हुआ, इनके जो चीनी और आटे का इतना बड़ा स्कैंडल हुआ है इस पर क्या उन्होंने किया है, इस कुछ नहीं होता। और जो अलाइज है, जो इस वक्त PTI में जो लोग बैठे हैं या जो उनके अलाइज हैं, उनके ऊपर जितने केसेस हैं उनमें कोई पेशरफ नहीं होती। कभी कभी ऐसे ही आई वाश के लिए एक दो के ऊपर कोई एक्शन होता है, उसके बरक्स जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ या PMLN या दीगर जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उनके खिलाफ जो केसेस हैं उन पर तो बहुत ज़्यादा एक्शन किया जाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्शन किया जाता है। रेफरेंस में कुछ भी ना हो फिर भी गिरफ्तारियां होती हैं। दूसरी तरफ कोई ऐसी बात नहीं होती, बल्कि बहुत सारे जो PTI के लोग हैं, PTI के एलाइज हैं, उन्होंने तो अपनी जमानतें भी नहीं कराई, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन नाज़िब, अब ये एहतसाब के अमल को शफाफ बनाने के लिए ज़ाहिर हुकूमत आपकी भी आई, आपको भी मौका मिला, आपने नैब इस्लाहत नहीं की, मुस्लिम लीग नून ने नहीं की, ये हुकूमत भी नहीं कर रही। अगर मुस्तकबिल में आपकी या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाती है, आप अपोजिशन वाली हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं, आप लोग भी इसी तरह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करेंगे या फिर इस्लाहात करेंगे इस इदारे में और इस कानून में? नहीं, हमने देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में आपको कभी कोई सियासी असीर नहीं मिलेगा।
कभी विक्टिमाइजेशन की पॉलिटिक्स पीपल्स पार्टी ने नहीं की और ना ही आइंदा कभी करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। और ज़ाहिर है कि सिंध में अब एक स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज हो चुका है, बहुत सारे कारोबार बंद कर दिए गए हैं। इसी सिलसिले में कुछ बात करेंगे, कुछ ताजिर रहनुमा, कुछ रेस्टोरेंट एसोसिएशन के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे उनकी मुश्किलात से मुताल्लिक गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सिंध हुकूमत ने सूबे में कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस कारोबारी मराकज़ के लिए नई SOPs जारी कर दी हैं, जिसके तहत कारोबार को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुला रखने की इजाज़त होगी। दफातर में आधे मुलाजमीन रोटेशन के तहत घर से काम करेंगे, जबकि सिनेमा, मज़ारात और जिम्स को मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला कर लिया गया है। जो हुकूमती एलामिया जारी हुआ है उसमें इंडोर शादियों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि शादी हॉल्स में तकरीब रात 9 बजे तक ख़त्म करना होगी और सिर्फ 200 मेहमान ही इसमें शिरकत कर सकेंगे और मेहमानों को खाना भी पैकेट्स में फराहम किया जाएगा। ताजिरों ने कारोबार की इस नई टाइमिंग को मानने से इनकार करते हुए कहा है कि सिंध हुकूमत ने जिन शोबों पर पाबंदी लगाई है उससे ताल्लुक़ रखने वाले ताजिर ये कहते हैं कि वो तो पहले ही SOPs पर बड़ा सख्ती के साथ अमल कर रहे थे, फिर उनके कारोबार बंद क्यों किए गए हैं और ये नई SOPs क्यों लगाई गई। इसी सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं जमील पराचा साहब, मारूफ ताजिर रहनुमा में। कुछ ही देर में कुछ मजीद मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे। जमील साहब, अब ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई? ये अचानक रातों रात नोटिफिकेशन जारी क्यों करना पड़ा? क्या SOPs को आप लोग फॉलो नहीं कर रहे थे? क्या सिंध हुकूमत मुतमईन नहीं थी? आप लोग की आपस में कोई मुशावरत नहीं होती थी इस दौरान? देखिए, अभी तक हमसे किसी भी किस्म की कोई मशावरती कमेटी ने कोई बात नहीं की, जबकि वजीर आला ने इससे पहले जो कोरोना की लहर आई थी उसमें 4 रुकनी कमेटी बनाई थी कि वो ताजिरों से, चारों मिनिस्टर थे, सूबाई मिनिस्टर, जिनसे कहा गया था कि आप ताजिरों के साथ राब्ते में हैं, लेकिन एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ कि ताजिरों से किसी ने कोई मशावरत की हो या ताजिरों को लाइन अप किया हो। और सिलसिला ये है, बड़े हैरत की बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होते हैं, वहाँ जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं, रैलियां होती हैं, वहाँ जब तक कोई कोरोना की कोई चीज नहीं थी, कोरोना नजर नहीं आ रहा था, उसके बाद से लेके अब तक, उसके बाद जब ये मामला खत्म हो गया, अब जो है कोरोना ने अचानक जन्म ले लिया। और उसके बाद देखें, सिलसिला ये है कि PDM अब भी जलसे कर रही है, जो कि अब सूबाई हुकूमत उसमें पीपल्स पार्टी पूरी शामिल है, वो जलसे कर रहे हैं। अभी मुल्तान में जलसा होने जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये ताजिरों के साथ, ताजिरों को दीवार से लगाने की एक साजिश है, जो हम किसी सूरत पूरा नहीं होने देंगे। ताजिर ये समझ लें, ये कौन सी लॉजिक है, आप मुझे बताएं ना, कि सुबह 6 बजे से और रात के 6 बजे तक कोरोना नहीं रहेगा और 6 बजे के बाद कोरोना रश करने लगेगा रोडों पे, और फिर उसके बाद जो है सुबह तक कोरोना रहेगा। बिल्कुल। और जमील साहब, जब ये कल रात SOPs जारी किए गए तो आज तमाम दिन वो जो 4 रुकनी कमेटी थी उनमें से किसी से आप लोगों ने खुद से राब्ता करने की कोशिश की? कोई फोन नहीं उठा रहा है। बड़े हैरत की बात यह है, कोई मिनिस्टर फोन नहीं उठाता। सैकड़ों फोन कर दिए जाते हैं लेकिन कोई मिनिस्टर फोन नहीं उठाता। हम जाएं तो जाएं कहाँ, किससे बात करें? अगर हमने इनसे बात की, हमने आज अपना दुकानें जो है वो 6 बजे बंद नहीं हुई हमारी, 8 बजे हमने कहा कि चले 8 बजे तक का हम खुद अपने तौर पे दुकानें बंद करा देंगे। 8 बजे तक का हमने एलामिया जारी किया था अपने ताजिरों की तरफ से। अब ये बताएं, रेस्टोरेंट के अंदर जो लोग अंदर बैठ के खाना खा रहे थे, बाहर सड़कों पे रश निकाल दिया इन्होंने। रेस्टोरेंट के बाहर जो है वो लोग बैठे हुए हैं, टेबलें डाल, सिनेमाज और जिम्स को तो मुकम्मल बंद कर दिया। इतने तवील अरसे बाद ये कारोबार खुले थे और जाहिर है एक बार फिर उनके लिए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। सब तरफ से नुकसान। देखें, शादी हाल का सिलसिला है, शादी हाल से मुत्तसिल हमारे हर कारोबार है। शादी हाल पे पाबंदी आयद कर रहे हैं, यानी 200 आदमी या 300 आदमियों की शादी हाल में इजाजत देना, बैंक्वेट खत्म करना ओपन स्पेस में, ये कौन सी है समझ नहीं आ रहा। जमील साहब जरा रुकिएगा, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। रेस्टोरेंट एसोसिएशन से चावला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अथर साहब, अब ये इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी लगा दी गई, सड़कों पर, रोड्स पर बिठा करके आप लोगों को खाना खिलाएंगे, किस तरह से ये काम चलेगा? रोड्स पर तो बड़ा ट्रैफिक जाम हो जाएगा, आप लोग के लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वालेकुम सर, आपने सुना है ना कि ये हम तो हमेशा से कह रहे हैं कि जिस तरह की पॉलिसीज बन गई हैं तो वो हमें रोड पे ले आएंगे, तो हमें रोड पे ले आए, हम आ गए रोड पर। ये बात समझने की है, बात बिल्कुल के क्या ये दानिशमंदाना फैसला है कि अगर आप ये कहें कि जी वो हमें पता है लोग अंदर जाते हैं और वो मास्क जो है पहनते नहीं,
मुझे कोई एक जगह बता दें जहाँ लोग मिलके काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ रेस्टोरेंट ही नजर आ रहा है, सिर्फ मार्केट, सुपर मार्केट 6 बजे के बाद बंद कर दी जाए। सर सुपर मार्केट में क्या हो रहा है, फैक्ट्रीज में क्या हो रहा है, सर ये भी छोड़ें। ये जो जलसे हुए, ये जो जुलूस हुए, ये जो रैलीज निकली गई, जब वो सब खत्म हो गया तो अब याद आया कोरोना। जब वहां पे आपने कोरोना के रेट को इतना बढ़ा दिया कि जब कोरोना की इतनी तादाद बढ़ गई क्योंकि आपने कोई सोशल जो लोग इस सूबे में, इस शहर में यहाँ पर ये पाबंदियां लगा रहे हैं, वो मुल्तान में तो जलसे की मेजबानी कर रहे हैं, लोगों को दावत दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और जलसे को कामयाब बनाए। तो फिर किस तरह की दोगली पॉलिसी है? यही तो दोगलापन है ना, ये तो जाती है ना। आप कह देना हम तबाह करना चाहते हैं मईशत को, आप कह रहे हैं मईशत को तबाह करना चाहते हैं। हम चाहते हैं रेस्टोरेंट तबाह हो जाएं, जो रेस्टोरेंट के साथ 40-45 इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड है वो तबाह हो जाएं, कारोबार बंद हो जाए। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब फरमाते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और हमने उनकी तायीद की कि भाई नहीं हो सकता अब कारोबार बंद। आप एसओपीज पे क्यों नहीं जबरदस्ती करते, आप इन जलसों पे क्यों नहीं पाबंदी लगवाते? आप कह रहे हैं जी इंडोर बंद है, आउटडोर खोले गए। पाकिस्तान में मुझे बता दें कितने आउटडोर रेस्टोरेंट है? आप क्लियर कहते हैं रेस्टोरेंट बंद होंगे, कैसे होगा ये काम? तो अतर साहब, क्या रेस्टोरेंट्स को किसी टीम ने विजिट किया, कोई हुकूमती टीम आई, उसने देखा कि एसओपीज यहाँ फॉलो नहीं हो रही? अगर ज़ाहिर है कोई चीज़ चेक करते हैं आप, जब वहाँ कोई ऐसे शवाहिद मिलते हैं उसके बाद इस तरह का कदम उठाते हैं, तो क्या इस पूरे अरसे में कोई टीम्स आती थी आप लोग की एसओपीज को फॉलो करने के तरीके से, वो मुत्तफिक नज़र आती थी, नहीं नज़र आती थी? कोई ऐसी सूरत हाल रही? साथ देते थे, और ये बात तय थी कि अगर कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में एसओपी की खिलाफ वर्जी हो रही है आप बंद करें उसे, आप फाइन लगाए। बंद हुए हैं और फाइन लगा है रेस्टोरेंट पर, हमने हुकूमत का हमेशा साथ दिया इस मामले में। आप ये तो नहीं कर सकते कि अगर एक चीज आप जब सबसे ज्यादा फॉलो करने वाले एसओपी ये मॉल्स है, ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे सबसे ज्यादा फॉलो हो रहा है, 100% हो रहा है फॉलो। चले ये जरा ये मैं जमील साहब से ही पूछूं। जमील साहब, क्या मार्केट्स में टीम्स आती थी, क्या चेक किया जाता था जो इस तरह का फैसला किया गया? मॉल्स और मार्केट्स को भी चेक किया गया? आपके इल्म में है ऐसा कुछ? नहीं जी नहीं, मार्केट से कोई चेक नहीं किया गया, जबकि हमने मार्केट में एसओपीज मुकम्मल तौर पे बहाल कराई हुई हैं। जो आने वाला घाक है उसके लिए हमने बारहा कहा है कि इंतजामिया का काम है कि आने वाले घाक के लिए आप हमारे साथ मिलके इनको संभालें। और दूसरी एक और बात बताऊंगा आपको, देखिए ना, इन्होंने एसओपीज कर रहे हैं, कोई एसओपीज का मसला नहीं है। ये हमने पहले 15 दिन पहले बात कर ली थी। तो जमील साहब, मसला क्या है फिर, क्या समझ आता है आपको? मसला ये है, जब तक देखें अमेरिका के इलेक्शन हो रहे थे, अमेरिका में कोरोना की तरह वजह से बंद नहीं हुआ था। अमेरिका के इलेक्शन बंद हुए, वहां बंद होना शुरू हुआ, लंदन बंद हुआ, बरतानिया बंद हुआ, वहां यहाँ सब, यहाँ वो लहर यहाँ भी इन्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि हम चलते दूसरे लोगों को देख के। हमारे यहाँ जो कुछ हुआ हो रहा है वो पहले कोरोना नहीं था, अब कोरोना शुरू हो गया। ठीक है, तो अतर साहब अब क्या करेंगे? ये इस जो हुकूमत ने एसओपीज लगा दी, इसको फॉलो करेंगे? ये बकौल आप लोग के आपके साथ जुल्म हो रहा है तो इसको मान लेंगे, या इस जुल्म के खिलाफ फिर आवाज उठाएंगे, कहीं कोई इंसाफ के लिए कहीं जाएंगे? सड़कों पर आ गए, ये मुमकिन ही नहीं है। बंद होते चले जा रहे हैं, बंद हो जाएंगे। पहले 30% रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं, आप कब तक ये करेंगे? क्यों नहीं बैठ के बात करते, क्यों नहीं बताते किस तरह होगा? जब मर्जी आए बंद कर दिया। तो इन्होंने अब तक तो बात नहीं की, अब आगे भी नहीं करेंगे जाहिर है, तो फिर क्या अदालत जाएंगे आप लोग, इंसाफ के लिए कोई दरवाजा खटखटाएंगे अदलिया का? मुझे बताइए सर, सुबह 6 बजे से लेकर शाम जमील साहब, मैं आ रहा हूं की तरफ से, सोकर उठते नहीं है। जी 6 बजे सूरज निकल नहीं रहा, कोई अक्ल है ना? 6 बजे सूरज निकल रहा है सर। 6 बजे कौन सी मार्केट पाकिस्तान में खुलती है आज तक? 6 बजे तो फजर की अजान ही आजकल 6 बजे हो रही है। आप सुबह 10 बजे से लेकर रात 9 बजे तक मार्केट खोल दीजिए। अगर आपने घंटे पूरे करने, आप सुबह 6 बजे खोल रहे। सही। टर्की की मिसाल हम ले लीजिए, टर्की में मुझे बता दीजिए क्या हुआ? बिल्कुल जी जमील साहब, उन्होंने टूरिज्म तक खोल के रखा, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री टूरिज्म है। उन्होंने टूरिज्म को पाबंदी नहीं लगाई। जी पुलिस को सारे इख्तियारात दे दिए गए। हेलो जी जी जमील साहब, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। तो बड़े सारे इख्तियारात दे दिए गए। जो आज उन्होंने मार्केटों में आके बदतमीजी की है वो एक इंतहा के दर्जे की बात है। आप देखें, जो लोग इनकम टैक्स पेयर हैं, जो लोग टैक्स देते हैं, उनके साथ वो सुलूक किया गया। माइक से गालियां दी गई हैं ताजिरों को कि दुकानें बंद करो। अब अगर ताजिरों ने रिएक्शन में कोई दूसरा सिलसिला किया तो बहुत ज्यादा वायलेशन होगा। मैं बता देना चाहता हूँ हुकूमती इदारों को, आपके लिए, आपके चैनल के तवज्जुह से, कि इस किस्म की गुफ्तगू, ताजिरों को गालियां देना, बदतमीजियां करना बंद कर दें, वरना फिर हम हर तरह का। तो जमील साहब, क्या अदालत जाने का सोच रहे हैं आप लोग? आप तमाम एसोसिएशन
बिल्कुल अदालत भी जाएंगे। जी अतर साहब, आपकी एसोसिएशन भी सोचती है जाने का? बिल्कुल बिल्कुल, अदालत भी जाएंगे और सड़कों पे भी लोग आने को इस वक्त तैयार हैं। हम जितना भी रोकते हैं, हमारे रोकने से कोई नहीं रुकेगा। सही। और अतर साहब, ये जब आप उनको पहली सड़कों पे लिया तो वो और क्या करेंगे? और कितने लोग इससे बेरोजगार हो सकते हैं जो नई एसओपीज आई हैं इसके नतीजे में? सर, इसमें मैंने पहले भी बताता रहा हूँ, 22 से 25 लाख लोग काम करते थे। पहली वेव में आपने पहली 5-7 लाख लोग उड़ा चुके हैं, बेचारे वो बेरोजगार हो चुके हैं। 30% रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। इस वक्त तो पहला हार्ट अटैक जो है ना, फिर भी बर्दाश्त हो जाता है। जब हार्ट अटैक के बाद दूसरा हार्ट अटैक आता है ना, वो जानलेवा होता है हमेशा। ये अल्लाह, ये वो शौक है जो अल्लाह ना करे। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है, ये समझने की बात है। आप काम बाहर को बंद नहीं कर सकते। आप SOP आपको इन्फोर्स कराना आपका काम है। वो डंडा करना सिर्फ ये नहीं है कि आपने डंडा कर दिया। आप टर्की में चले जाए सर, 99.9% लोग मास्क पहने हुए, पुलिस वाला भी, भीख मांगने वाला भी। हमारे यहाँ कितना जो है वो हुकूमती कारिंदे जो है वो मास्क पहन के फिर रहे, एक भी नहीं। और हम बात करते हैं SOP की, इसके बाद कारोबार बंद कर दो। कारोबार बंद करना अब हल नहीं है, ना एक्सेप्टेबल है, ना ये हल है। सही। तो जमील साहब, आपके तबके को, जो आपकी बिरादरी, आपकी एसोसिएशन है, ये कारोबारी हजरात हैं, इनको किस हद तक माली नुकसान पहुंच रहा है? कोई अंदाजा, कोई तखमीना आपके पास? अगर मैं बताऊं आपको कि अगर 3.5 अरब रुपए रोजाना कराची रेवेन्यू देता है, 3.5 अरब रुपए के लॉसेज होते हैं एक दिन कारोबार बंद हो जाए तो। बहुत शुक्रिया जमील पराचा साहब। अतर सुल्तान चावला साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि मुल्क का बड़ा भारी नुकसान इससे पहुंचता है और ख़ास तौर पर गरीब तबका इसमें पिस जाता है। तो सिंध हुकूमत को इन SOPs पर नज़रसानी करने की भी ज़रूरत है और इन तमाम लोगों से मशावरत भी उनको करनी चाहिए। अगर इन SOPs को फॉलो करवाना है तो इनको भी एतमाद में लेने की ख़ास ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।